स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, मादक पदार्थों की श्रेणी और उनके मुख्य तत्व उदाहरण दे रखे हैं। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है हेलुसिनोजन और उसका जो हमारा तत्व दे रखा है, क्या दे रखा है, साइलोसाइबन। और फिर सेकेंड दे रखा है ओपियोइड और उसका दे रखा है तत्व अफीम। थर्ड दे रखा है कैनबिस और उसका जो तत्व है वो दे रखा है हशीश। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारे सारे ही सही है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा सही नहीं है। तो इसके तीनों ही आंसर सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। हेलुसिनोजन के उपयोग से मनुष्य की अनुभूति में परिवर्तन आता है, जिससे भावनात्मक उतार चढ़ाव, व्योमो भ्रम और उलझन जैसी समस्याएं होती है। हालांकि ये शारीरिक रूप से व्यसनकारी नहीं है, लेकिन वे स्थायी मनोवैज्ञानिक हानि पहुंचा सकती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित है। हमारा सेकेंड वाला है ओपियोइड। अपने दर्द निवारक और उत्साहवर्धक प्रभाव के लिए जाने जाने वाला अफीम जैसे ओपियोइड अत्यधिक नशे की लत वाले होते हैं और साथ ही इनके सामाजिक और स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। कैनबिस सेटिवा पौधे से प्राप्त कैनाबिस का उपयोग प्रिया, मारिजुआना, हशीश और हैश ऑयल जैसे रूपों में किया जाता है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही सुमेलित है। प्रत्येक मादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। मतिभ्रमक पदार्थ धारणा और अनुभूति को बदल देते हैं। ओपियोइड अवसादक है जो दर्द को कम करते हैं और कैनबिस अद्वितीय होने के बावजूद उत्तेजक और अवसादक दोनों के साथ विशेषताओं को साझा करता है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, डी। इसमें हमारे तीनों ही सही है। सेकेंड वाला है सिंधु दुर्ग तथा विजय दुर्ग प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमें फर्स्ट दे रखा है प्राचीन व्यापार मार्ग, सेकेंड दे रखा है नौसेना जहाज, थर्ड दे रखा है तटीय किले, फोर्थ दे रखा है चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं। तो हमें इसमें से बताना है सिंधु और जो विजय दुर्ग है वो किसके लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी, तटीय किले। तटीय किले के लिए क्या है ये, यहाँ पर हमारा जो सिंधु दुर्ग तथा विजय दुर्ग मराठा काल के दौरान निर्मित प्रमुख तटीय किले हैं, जिन्होंने मराठा नौसैनिक प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंधु दुर्ग, जिसे समुद्र काल का किला भी कहा जाता है, का निर्माण किसने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में मालवन के तट पर कराया था। वर्ष 1964 से 1967 के बीच निर्मित इस किले को रणनीतिक रूप से एक चट्टानी द्वीप पर रखा गया था, ताकि यह मराठा नौसैनिक अभियानों के लिए आधार के रूप में कार्य कर सके और पश्चिमी तट रेखा को विदेशी खतरों से रक्षा कर सके। इसके उल्लेखनीय इंजीनियरिंग विशेषताओं में 32 टावर, एक गुप्त प्रवेश द्वार और पास के गाँव तक जाने वाला एक पानी के नीचे का मार्ग शामिल है। विजय दुर्ग जिले से मूलतः घेरिया उपनाम से जाना जाता है का निर्माण कब, 12वीं शताब्दी में शिलाहार जो राजवंश के द्वारा किया गया था और बाद में 1653 में इसे शिवाजी महाराज ने इस पर अधिकार कर लिया था। जीत के प्रतीक के रूप में इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग का कर दिया गया। गिरी गांव में स्थित यह किला पुर्तगाली और अन्य उपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध मराठों की समुद्री रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ बन गया। दोनों किले पश्चिमी तट पर मराठा साम्राज्य के नौसैनिक प्रभुत्व के अभिन्न अंग थे। इसलिए जो हमारा इसका आंसर सी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति पीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा, इसका गठन लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत किया गया है। सेकेंड वाला है, इसमें लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। थर्ड वाला, हाल ही में इसने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने के लिए जो इनकार कर दिया है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो क्या इसमें रॉन्ग है। जो हमारा इसका हैगा, हाल ही में इसने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी कारण से इनकार कर दिया था, तो ये वाला हमारा रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति पीएससी परिचय। जो कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति संसद को कृषि पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित नीतियों, कानून एवं मुद्दों की समीक्षा व देखरेख में सहायता करती है। इसका गठन लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 सी
के अंतर्गत किया गया है। अधिकार क्षेत्र इसे भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों विभागों के कामकाज की जांच और निगरानी का कार्य सौंपा गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है हमारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। संरचना इसमें कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 31 सदस्य, लोकसभा से तथा जो हमारा सभापति होता है के द्वारा नामित 10 राज्यसभा से होते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वो समिति के सदस्यों में की जाती है उसकी नियुक्ति। सदस्यों का क्रियान्वयन, समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। हाल ही में जो कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति PSC ने 18वीं लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों को 2024-25 पर अपनी पहली प्रस्तुति की है। इसके द्वारा किसानों के कल्याण में सुधार के क्रम कई सिफारिश की गई है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, भारत के रक्षा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया है। सेकेंड वाला, भारत ने वियतनाम को बरहोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी, इसलिए हमें बताना इसमें से कितने सही सुमेलित थे। इसका जो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इसमें हमारा कौन सा ए वाला हमारा जो है वो सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो क्या इसमें रोंगेगा। भारत ने किसको? फिलीपींस को ब्रोहोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें की पहली खेप सौंपी है, इसलिए जो इसका आंसर हमारा बी होगा, ए होगा इसका आंसर हमारा। वर्तमान में भारत ने 100 से अधिक देशों को निर्यात करता है। वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित है। भारत के रक्षा जो निर्यात में प्रमुख उपकरण ब्रह्मोस मिसाइलें, भारत ने फिलीपींस को बरहोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी, जिसके लिए उसने 3 तट आधारित एंटी शिप मिसाइलें बैटेरिया के लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। जो हमारा आसियान देश तथा कुछ खाड़ी देश ब्रह्मोस मिसाइलें हासिल करने में रुचि दिखा रहे हैं। डोर्नियर 228 विमान, भारत विभिन्न देशों को डोर्नियर 228 विमान का निर्यात करता है, जो रक्षा एवं नागरिक अनुप्रयोग हेतु एक बहुमुखी एवं विश्वसनीय विमान है। सहायक विमान भाग, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एवं ऑफसेट प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में बोइंग तथा लॉकहीड मार्टिन जैसे रक्षा क्षेत्र दिग्गजों को विमान के सहायक उपकरण निर्यात करता है। सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारत रक्षा अनुप्रयोगों के लिए फ्रांस को सॉफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात करता है। 155 mm तोपें, भारत आर्मेनिया जैसे देशों को 155 mm तोपें निर्यात कर रहा है, जिससे उन्नत तोप खाना प्रणालियों के उत्पादन में इसकी क्षमताओं पर प्रकाश पड़ता है। आकाश मिसाइलें प्रणाली, आकाश वायु रक्षा मिसाइलें जो प्रणाली है जिसमें इसका संस्करण आकाश IS भी शामिल है कि निर्यात में प्रमुख जो है भूमिका रही है, जिसका आर्मेनिया पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। पिनाका बहुप्रक्षेपण रॉकेट प्रणालियों की निर्यात में आर्मेनिया जो है प्रमुख खरीदार है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, पेंगोलिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है पेंगोलिन की सभी प्रजातियां विशेष रूप से एशिया में पाई जाती है। सेकंड वाला है भारत में भारतीय और चीनी दोनों पेंगोलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा सेकंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। हमारा जो है पेंगोलिन की सभी प्रजातियां विशेष रूप से कहाँ पर? अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड सही है। पेंगोलिन सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले रत्नधारी जीव है। एशिया और अफ्रीका में इसके मांस जो है शल्कों की बहुत अधिक मांग है। मुख्य रूप से गठिया, आर्थराइटिस एवं त्वचा संबंधित रोगों के उपचार के लिए पारंपरिक चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता है। पेंगोलिन जो प्रजातियां हैं कितनी? 8 प्रजातियां हैं जो 2 महाद्वीपों में पाई जाती है। फर्स्ट है जो हमारा अफ्रीका में क्या है? ब्लैक बेल्ट पेंगोलिन, व्हाइट ब्लेड बेल्ट पेंगोलिन, जाइंट ग्राउंड पेंगोलिन और
टेमीमक्स ग्राउंड पेगोलिन। एशिया में जो पाए जाते हैं भारतीय पेगोलिन, मेनिस केरेसिका काउटेटा, चीनी पेगोलिन, मेनिस पेटाडेक्टाइला, फिलीपीन पेगोलिन और सुंडा पेगोलिन, ये सभी हमारे पाए जाते हैं। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। संरक्षण स्थिति, इन प्रजातियों की संरक्षण स्थिति संवेदनशील से लेकर गंभीर रूप से संकटग्रस्त तक है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के लुप्त प्रिय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वर्सेशन जो के तहत पेगोलिन के व्यापार पर प्रतिबंध है तथा उन्हें IUCN रेड लिस्ट के परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में भारतीय और चीनी दोनों पेगोलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, जो इसके शिकार, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन फर्स्ट दे रखा है, सॉफ्ट कोरल प्रवाल ऐसी प्रजातियां हैं जो प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल का उत्पादन नहीं करती है। सेकेंड वाला है, प्रवाल एंथोजोआ वर्ग निडारिया संघ से संबंधित कासेरुकी है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमें यहाँ पर कुछ इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। और जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या है, कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है। और जो हमारा कथन फोर्थ है वो क्या है, जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है वो क्या है, कथन फर्स्ट सही नहीं है लेकिन सेकंड वाला सही है। तो हमें इसमें से बताना है जो हमारे यहाँ ये जो कथन दे रखे हैं इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट वाला सही है लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। हमारा यहाँ पर दे रखा है, हमको फर्स्ट दे रखा है, सॉफ्ट कोरल प्रवाल ऐसी प्रजातियां हैं जो प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल का उत्पादन नहीं करती। तो ये वाला हमारा सही है। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है इसमें क्या है, हमारा कोरल एंथोजोआ वर्ग निडारिया संघ से संबंधित अकशेरुकी है। तो इसलिए जो हमारा इसमें प्रवाल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा कोरल। तो इसलिए हमारा रॉन्ग हैगा सेकंड वाला, इसमें केवल फर्स्ट वाला सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सॉफ्ट कोरल ऐसी प्रजातियां हैं जो कोरल रीफ निर्माण के लिए जरूरी कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल का उत्पादन नहीं करती, इसलिए हमारा फर्स्ट सही है। वे कठोर कोरल ही रीफ का निर्माण करते हैं। कोरल एंथोजोआ वर्ग निडारिया संघ से संबंधित अकशेरुकी है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। रीफ का निर्माण पॉलीपस की कॉलोनियों द्वारा होता है जो चूना पत्थर के कंकालों का सतराव करते हैं और पोषण हेतु सहजीवी शैवाल जुक्सेंथेला पर निर्भर रहते हैं। विश्व के पहले कार्योबोर्न बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ में सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है, जो कोरल प्रवाल पुनरोद्धार और उनके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ से एकत्रित कार्योप्रिजर्व शुक्राणुओं से कोरल एग्स को निषेचित करने के लिए अत्याधुनिक कार्योप्रिजर्वेशन का उपयोग किया। वैज्ञानिकों ने जो कोरल को राशि समुद्री सिम्युलेटर में उगाया और फिर उन्हें रीफ भित्ति पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोरल क्रेट्स में हस्तांतरित कर दिया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री तापमान से भित्तियों के संरक्षण के लिए ताप सहिष्णु प्रवाल विकसित करना है। ऑस्ट्रेलिया स्थित कार्योडाइवर्सिटी बैंक के पास 32 प्रजातियां के फोर्जेन कोरल शुक्राणुओं का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसे वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष एकत्र किया जाता है। इसलिए जो हमारा सी वाला इसका आंसर सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट दे रखा है हमें इसमें, हेनले पासवर्ड सूचकांक में 199 वैश्विक पासपोर्ट की उन गंतव्य की संख्या के आधार पर रैंक की जाती है जहां उनके धारक बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। सेकेंड वाला है, भारत का पासवर्ड पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आया है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो रॉन्ग है। भारत का पासवर्ड जो हमारा कहाँ पर रहेगा, अभी 25वें स्थान पर रहेगा, 85वें स्थान पर रहेगा, इसलिए जो हमारा इसका आंसर ये रॉन्ग हैगा, इसमें केवल फर्स्ट सही है। हेनले पासवर्ड सूचकांक 2025, जो हमारा हेनले पासवर्ड सूचकांक इंडेक्स है 199 वैश्विक पासवर्ड
227 यात्रा स्थलों को कवर करता है, को उन स्थलों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां इनके धारक बिना चीजें वीजा की यात्रा कर सकते हैं। इसके आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA से प्राप्त होते हैं, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। इसे वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। अंगतन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक वर्ष 2024 की तुलना में 80वें स्थान से गिरकर कहां पर 85वें स्थान पर गई है, जिससे इसके धारकों को 57 देशों में वीज़ा की फ्री एक्सेस प्राप्त हो गया है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। भारत की रैंकिंग में विगत कुछ वर्षों में उतार चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2006 में इसे रैंकिंग में उच्चतम अर्थात 71वां स्थान प्राप्त हुआ और कोविड-19 प्रतिबंधों के अंतर्गत जो हमारा 2021 में इसे निम्नतम अर्थात 90वां स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष रैंकिंग सिंगापुर 195 गंतव्य सबसे आगे है, उसके बाद जापान 193 का स्थान है। विभिन्न यूरोपीय संघ के देश और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर 192 गंतव्य पर है। गिरती रैंकिंग अमेरिका दूसरे से 9वें स्थान पर आ गया है और जो ब्रिटेन है पहले से 5वें स्थान पर। निचले देश कौन कौन से? पाकिस्तान, यमन, संयुक्त 103वां स्थान है इनका। उसके बाद जो है इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। यदा कदा समाचारों में रहने वाला काका कलेलकर आयोग और इदाते आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमें इसमें से बताना यदा कथा और क्या है जो हमारा काके कालकेरकर आयोग और इरादते आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जल संसाधन प्रबंधन और अंतर्राज्यीय विवाद। सेकंड वाला है वन संरक्षण और वन रोपण कार्यक्रम। थर्ड वाला है न्यूनतम समर्थन मूल्य सुधार। फोर्थ वाला है पिछड़े वर्गों को जनजातियों की पहचान और कल्याण। तो हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है, इससे संबंधित कौन सा कथन है। तो कौन सा इससे संबंधित? डी वाला, पिछड़े वर्गों और जनजातियों की पहचान और कल्याण। तो इसलिए जो इसका आंसर डी होगा। श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की थी? 29 जनवरी 1953 को। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर इसकी स्थापना की गई थी। इस आयोग से, जिसे सामान्यतः काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है, ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भीखू रामजी इदाते के नेतृत्व में वर्ष 2014 में गठित इदाते आयोग को विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों DNT की एक व्यापक सूची संकलित करने का कार्य सौंपा गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है OBC की श्रेणियों से बाहर रखे गए व्यक्तियों की पहचान करना और उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करना था। इसलिए जो इसका आंसर होगा हमारा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। पिंक फायर रिटार्डेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। फर्स्ट हमें दे रखा है यह पोटेशियम फास्फेट आधारित घोल से बनाया जाता है। सेकेंड वाला है इसे आग लगाने से पहले वनस्पतियों पर लगाया जाता है जिससे ऑक्सीजन द्वारा दहन को उत्तेजित करने की रोकथाम होती है। थर्ड वाला इससे क्रोमियम और कैडमियम जैसी हानिकारक धातुएं उत्सर्जित होती है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारे दो सही है, थर्ड और सेकंड और थर्ड, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। यह किसके? अमोनिया फास्फेट आधारित घोल से बनाया जाता है, ना कि पोटेशियम से। तो यहाँ पर पोटेशियम गलत है, यहाँ पर क्या आएगा? अमोनिया फास्फेट से इसे बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। पिंक फायर रिटार्डेट एक रासायनिक मिश्रण है जिसका उपयोग वनागिन को धीमा करने या समन करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अमोनियम फास्फेट आधारित घोल होता है। अमेरिका में प्रायः इस्तेमाल किए जाने वाला अग्निरोधी पदार्थ फास्टैग है। इसे आग की घटना से पहले छिड़का जाता है और वनस्पतियों द्वारा ऑक्सीजन को दहन में सहायता करने से रोकने के लिए कोट करता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। इसका वर्ण गुलाबी इसलिए चुना गया है क्योंकि यह अत्यधिक प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिससे अग्निशमन कर्मियों को अग्नि रेखाओं पर अधिक प्रभावी ढंग से निशान लगाने में मदद मिलती है। इससे चिपचिपाहट बढ़ाने और हवाई अनुप्रयोग के दौरान बहाव को रोकने के लिए प्रगारण का उपयोग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पिंक फायर रिटार्डेट से क्रोमियम और कैडमियम सहित हानिकारक धातुओं का उत्सर्जन होता है, जिसका पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है।
हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है वह एक साधु और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। सेकंड वाला है उन्होंने विश्व को वेदांत तथा योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। थर्ड वाला है उन्होंने सांसारिक सुख और आसक्ति से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका क्या आंसर है हमारा सी। इसमें हमारे तीनों ही सही है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, एक भिक्षु और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे, इसलिए हमारा फर्स्ट ये सही है। वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपने पूर्व नाम सच्चिदानंद को बदलकर विवेकानंद रख लिया। आत्मज्ञान मान्यताओं के अनुसार 1852 में स्वामी विवेकानंद साधना करने के लिए कन्याकुमारी के तट से हिंद महासागर में एक विशाल शिला, जिसे बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहा गया, तक तैरकर गए थे। उन्होंने वहां 3 दिन और 3 रातें बिताई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। योगदान दार्शनिक, उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया, इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार प्रसार किया, जो पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या थी, तथा वे आध्यात्मिकता को भौतिक प्रगति के साथ जुड़ने में विश्वास करते थे। आध्यात्मिकता जो है हमारी मानव मूल्यों पर विवेकानंद का संदेश उपनिषदों, गीता और बुद्ध एवं ईशा के उदाहरणों से लिया गया है, जिसमें आत्मबोध, करुणा और निस्वार्थ सेवा पर जोर दिया गया है। उन्होंने सेवा के सिद्धांत का समर्थन किया। जीव की सेवा करना शिव की उपासना के समान है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में सांसारिक सुख और आसक्ति से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसलिए हमारा थर्ड है वो भी सही है। पुनरुत्थानवाद, उन्होंने हमारी मातृभूमि के पुनरुद्धार की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने मानव निर्माण और चरित्र निर्माण वाली शिक्षा की वकालत की। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।